जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज क्लास में लेकर आए हैं डीएलएड जिसे बीटीसी बोलते हैं, थर्ड सेमेस्टर 2020 का चतुर्थ पेपर गणित। ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का है, तो इसको जो है सॉल्व कराएंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो आइए पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 125/64 के घन रूप आधार क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 125/64 का आधार बताना है, घन रूप आधार क्या होगा। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो क्यूब लिखेंगे। क्यूब मतलब घनमूल होता है 125/64। अब हम क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड करेंगे। 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5 × 5, 50 25, 25 पंचे 125, कितना आएगा 5 × 5 × 5। और जब 64 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका घात कितना है 1 2 3, ठीक है। तो 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये भी है 1 2 3, तो 4 की घात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये घनमूल है। और ये देखिए यहाँ पर घन से घनमूल हट जाता है। तो ये इसको अगर एक साथ लिखे तो 4/5 का क्यूब लिख लेते हैं। और ये घन से, ये घन है और ये क्या है, घनमूल है। तो घन से घनमूल कैंसिल हो जाता है, आएगा कितना 5/4। तो आधार कितना बनेगा, 5/4 बनेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये हमको बताना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक वृत्त खींच दें, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त हो गया। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु, कहीं पर एक बिंदु स्थित कर दीजिए, एक बिंदु स्थित हो गया। कह रहा है इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो केवल हम एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है कि नहीं। अगर दूसरा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, केवल कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं एक बिंदु पर। वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर कह दे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इस पे कोई एक बाह्य बिंदु है ए, मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु है। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। तो 2 स्पर्श बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए P हो गया, ये Q हो गया। तो अगर कहे बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं, तो 2। अगर कहे वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं, वृत्त के एक बिंदु पर, तो केवल एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एटीएम का पूरा नाम, एटीएम का पूरा नाम बताना। एटीएम मतलब क्या होता है, जिससे हम पैसा निकालते हैं, है कि नहीं। एटीएम का सब लोग यूज किए होंगे बढ़िया से, एटीएम का प्रयोग सब लोग बढ़िया से किए होंगे। तो एटीएम का लेकिन पूरा नाम नहीं जानते हैं, तो बताइए ना कितना होगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, ए से क्या होगा, ए से क्या होगा, और टी से क्या होगा, और एम से क्या होगा। एटीएम का पूरा नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड। एक मतलब क्या आता है, ऑटोमेटेड मतलब अपने आप से, ठीक है ना। और टी फॉर टेलर, टेलर मतलब दर्जी, ठीक है ना। एम फॉर मशीन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे आप पैसा निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 और 5 बहुविकल्पीय से। तो अगला प्रश्न है, आइए देखिए 4 और 5। ये क्या कह रहा है कि एक घनाकार बॉक्स की भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको बताना है। तो पहले देखो माप 2 मात्रक के रूप में दिया है, 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों को सेम मात्रक बनाओ, या तो दोनों को मीटर कर लो या तो दोनों को सेंटीमीटर कर लो। तो चलिए हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो भुजा दिया है, ये भुजा है कैसे, 1 मीटर में है और 30 सेंटीमीटर में है।
तो 1 मीटर में पहले जोड़ लिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया और प्लस 30 सेंटीमीटर और है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो कितना भुजा हो गया, 130 सेंटीमीटर भुजा है। कह रहा बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ, बॉक्स कैसा है, घन का है, ठीक है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 6 गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। सूत्र याद कर लो, सूत्र याद कर लो, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणे भुजा, भुजा कितना आया है, 130 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। भुजा के स्थान पर देखेंगे 130, इसका वर्ग है, वर्ग कर देंगे, तो बराबर 6 गुणे इसका वर्ग है, तो 2 बार लिखेंगे, 130 गुणे 130। अगर 3 बार होता है तो 3 बार लिखते हैं। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, तीनों को गुणा कराएंगे। पहले 130 का 130 में गुणा करा लो, तो गुणा कराएंगे 0 0 0 होगा, 3 से गुणा कराएंगे 0, 3 त्रिक का 9, 3 1 3, ठीक है, यही तो होगा। 1 से गुणा कराएंगे, फिर आएगा 0 3 1, 13 3 169 ही होता है, चाहे तो डायरेक्ट आप ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आएगा कितना, 16 900 आ गया, 16 900 आ गया। इसमें हम 6 से और गुणा कराएंगे, 6 से जब गुणा कराएंगे तो 0 0 और 6 9 54, 54 के 4 हासिल 5 और 6 6 36 और 36, 36 में 6 और जोड़ लीजिए, 36 6 कितना होता है, 36 6 41, 41 के 1 हासिल कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और 6 के 6 4 10, कितना आ गया, 10 14 00, 10 14 00। ये देखिए भुजा है, भुजा का मात्रक देखिए, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हमेशा मात्रक स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास, ये तो रफली कार हो गया, हमारे पास जो आंसर आएगा 10 14 00 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, गलत भी हो सकता है कि नहीं, नहीं ऐसे गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्या है, कह रहा है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल बताना है, गुणनखंड बताना है कि नहीं, गुणनखंड करना है। अच्छा ये तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको कॉमन निकालना है, गुणनखंड पहले से है। देखिए 2 2 का जोड़ा बना लो, 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 अलग, ये 2 अलग, इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं। लेकिन इसमें 2x है, घात 2 लगा है, इसमें 3x है, इसमें मतलब 2 इसमें तो होगा, तो 2x इसमें से, 2x इसमें से बाहर निकालो, 2x निकल गया बाहर। अब यहाँ पर कितना बचा, 2x जब निकाल लिए हो 3x में से, तो 1x बचेगा, और 2x तो पहले पूरा निकाल लिए हो तो 2 बच जाएगा। प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो 5 इसमें से निकालो, 5 इसमें से निकालो, तो 5 अगर इसमें से निकाल लें तो ये बचेगा x, और 10 में से जब 5 निकालोगे गुणक रूप में निकलता है, तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये नहीं कि 5 में से 5 निकाल लो 5 लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों हमेशा सेम है, तो दोनों को कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 2 कॉमन निकल गया, बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा गुणनखंड हो गया आंसर, ठीक है। चले ये तो था बहुपदीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ के प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अतलघुत्तरीय प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ये क्या कह रहा है कि log 5 की घात 625 बराबर 4 को घातकीय रूप में लिखना है। देखिए ये बोल रहा है कि इसको बताइए घातकीय रूप में क्या होगा, इसको हमको बताना है किस रूप में, घातकीय के रूप में इसको हमको बताना है, ठीक है ना। तो अगर इसको देखिए, अगर हम क्या करें, एक काम इसको कर लेते हैं, जो हमारे पास दिया है कि log 5 की घात 625 बराबर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 625 बराबर 5 की घात 4 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे समझो, जैसे हमारे पास है ये log वाले चैप्टर में इसको बताया गया होगा कि log, जैसे मान लीजिए a की पावर m है, ठीक है, log a की पावर m बराबर मान लीजिए ये हमारे पास है b, ठीक है, log a की पावर m बराबर b है, तो इसको हम ऐसे कर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो बनता है ये इस प्रकार से बन जाएगा, m बराबर a की पावर b, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो 6 है। अगला प्रश्न है 7। ये क्या कह रहा है कि समुच्चय a x सब x
लेस देन मतलब x छोटा है और इक्वल भी है, और क्या है, इक्वल भी है। x जो है छोटा भी है और इक्वल भी है, मतलब छोटा और बड़ा बराबर भी है किसके, 5 के, जहाँ x विषम संख्या है। तो और b जो है 2 3 5 1 हो तो a इंटरसेक्शन b का मान बताना है। देखो यहाँ पर जो दिया है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मतलब होता है कि a और b में कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं, बिलोंग कर रही हैं, वो होता है a इंटरसेक्शन b। जैसे a के बारे में क्या दे रखा है, a के बारे में दे रखा है कि 5 जो x है, जो x की वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटी है, 5 से छोटी है और लेकिन विषम संख्या है। तो 5 से छोटी विषम संख्या क्या क्या हो सकती है, एक भी हो जाएगा, है कि नहीं, एक भी हो जाएगा, और मान लीजिए 1 हो गया, इसके बाद 3 हो जाएगा और इसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक, यही तो हो सकती है, यही 3 संख्याएं हैं जो 5 से छोटी, लेकिन कह रहा है कि 5 से कितना हो, 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी और 5 के बराबर भी, देखो बराबर का निशान भी लगाया है, तो 5 के बराबर 5, तो ये भी विषम हो गया। 3 तो 5 से छोटा है लेकिन ये भी विषम है, 1 भी ले लीजिए, तो ये हो गया a की वैल्यू। और जो b की वैल्यू दे रखा है वो दिया है 2 3 5 1, ये दिया है। कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू बताओ, मतलब a और b में क्या क्या मिल रहा है। तो a और b में देखो क्या क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, 1 तो 3 मिल रहा है, 1 तो 5 मिल रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कह दिया होता कि बताओ a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब ये होगा कि इसमें क्या क्या मतलब सभी एक तरफ से लिख लो, जितने संख्याएं हैं सभी एक तरफ से लिख लो। देखो 1 हो गया तो 1 भी लिख लो, 2 है तो 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 तो नहीं है ना, 4 नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 है तो 5 भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस प्रकार से यूनियन हो जाएगा, लेकिन सब ये इंटरसेक्शन बोला है तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये अलग होगा, जब इस प्रकार से आएगा ये लिखेंगे, ये अलग है तो यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 और 9। ये देखिए क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, 200 व्यक्ति काम करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए, 25 व्यक्ति काम करने ना आए, तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि जब 25 व्यक्ति काम करने नहीं आते हैं तब का अनुपात बताना है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हैं 200 व्यक्ति हैं कुल। काम करने वाले व्यक्ति उस दिन की बात कह रहा है, तो उस दिन काम करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि पहले 200 थे और 25 काम करने नहीं आए, तो 25 को घटा दो तो बचेगा 175 व्यक्ति। 175 व्यक्ति काम करने आए हैं और कितने व्यक्ति काम करने नहीं आए हैं। ठीक है, काम ना करने वाले व्यक्ति जो काम नहीं करने आए हैं वो कितने हैं, 25 हैं। कह रहा है दोनों में अनुपात बताओ, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात का पहले पूछा है कि काम करने वाले, फिर पूछा है काम ना करने वाले, तो पहले काम करने वाले को पहले लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर काम ना करने वाले को लिखेंगे बाद में। काम करने वाले कितने हैं, तो अनुपात जब निकालेंगे तो काम करने वाले कितने हैं 175, अनुपाते ना करने वाले कितने हैं 25। ठीक है ना, तो अगर इसको आप भाग कर लेते हैं तो 25 सत्ते 175, तो 7 आएगा 1 आएगा, तो 7:1 हमारा आंसर हो जाएगा। 7:1, 1:7 नहीं, 7:1, क्योंकि पहले काम करने वाले का अनुपात देखेंगे फिर ना करने वाले काम का। चलिए 9वां देखते हैं। कह रहा है कि x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग करके भागफल बताइए और शेषफल बताइए, ये हमको बताना है। तो चलिए भाग कर लेते हैं। किस में भाग करना है, x² + 7x + 14 में किससे भाग करना है, x + 3 से
भाग करना है। देखो कैसे भाग करते हैं ये समझ लीजिए। पहले देखिए जिससे हमको भाग करना है ये हमारे पास है यक्स, ठीक है ना। अब यक्स में हम कितने से गुणा कर दें, यक्स में हम कितने से गुणा कर दें कि यक्स की घात 2 बन जाए। ये हमको लाना है यक्स की घात 2 किस में गुणा करके, एक्स में। तो कहोगे यक्स में अगर एक्स और मिला दें गुणा कर दें तो यक्स घात 2 बन जाएगा। तो जितने से गुणा करेंगे वो लिखेंगे भागफल में। तो यक्स से हमने गुणा किया है किस में, पहले तो यक्स में कर लो तो यक्स स्क्वायर आएगा, फिर यक्स गुणा 3 में करोगे तो प्लस 3 यक्स आ जाएगा। अब घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है क्योंकि जब भाग करते हो तो घटाते हो। तो ये प्लस है तो माइनस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा। ये देखिए प्लस और माइनस घटाते हैं 0 आ जाता है, मतलब कट गया। तो ये 7 एक्स है, ये 3 एक्स है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 एक्स आएगा। कितना आएगा, 4 एक्स, और प्लस में 14 उतार लो, ये हो गया, इतना हो गया। अब फिर वही काम करना है हमको, यक्स में गुणा करके, यक्स में अब की बार गुणा करके क्या लाना है, 4 एक्स लाना था। आपकी पहले क्या लाना था, यक्स स्क्वायर लाना था, अब की 4 एक्स लाना है। तो यक्स में कितने से गुणा कर दें कि 4 एक्स आ जाए। तो कहोगे 4 से गुणा कर दो, 4 एक्स बन जाएगा। तो किससे गुणा कर रहे हो, प्लस से, तो प्लस 4 एक्स, प्लस 4 एक्स इसमें गुणा करोगे तो 4 एक्स होगा, 4 से इसमें गुणा करोगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब घटा दो, ये माइनस बना, ये भी माइनस बना, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 14 में से 12 घटाओगे तो 14 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो शेषफल आया है, शेषफल जो शेषफल आया है वो 2 आया है, और जो भागफल आया है, भागफल जो आएगा वो आएगा x प्लस 4। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 और 11। तो 10 और 11 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर कितना दिया है, 10%। 3 वर्ष के लिए, समय कितना है, 3 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, हमको क्या बताना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। और ये हमारे पास मूलधन दिया है 500 रुपये का, ये हमारे पास मूलधन दिया है। मूलधन कितना है, 500 रुपया है। तो जो क्या क्या दिया है, हमको दिया है मूलधन हमको जो दिया गया है वो क्या है, 500 रुपया मूलधन है, 500 रुपया। और दर जिसे हम कहते हैं 10% यहाँ दे रखा है। और समय हमको दे रखा है, कितना दिया है समय, 3 वर्ष। और हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगा लीजिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन सूत्र लगाएंगे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। भैया ये लोग सब लोग पूरा जितना फार्मूला है ये लिख लीजिए, ये फार्मूला याद कर लो मिश्र धन निकालने का। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब सभी वैल्यू पता है, मान रख के सॉल्व करिए। मूलधन देखिए यहाँ मान रखो, मूलधन कितना है, 500, तो 500 कर लीजिए। और इसके बाद ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस दर कितना है, दर हमारे पास यहाँ देखो 10%, तो 10 कर लीजिए बटे 100 कर लो। और कितना समय है, समय है 3 वर्ष, तो घात लगा दो 3 का, तो ये हो जाएगा 500 हो गया। और ये इसका जब भाग करेंगे, देखिए उसका, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 1 के 10 और 10 1 11 बटे कितना होगा, 10 होगा। ये तो भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा ना, इसको कर लेगा। भाग कितना होगा, घात कितना होगा, 3 का। अब यहाँ पर हो जाएगा 500 और गुणे कितना घात है, 3 घात है, तो इसको 3 बार लिखो, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अगर 4 घात होता ना तो 4 बार हम लिखते हैं, ठीक है। तो 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे। अब ऊपर से देखो ये कितना था, 500 था ना, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे अब देखिए जो कुछ कटता है उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। आइए यहाँ पर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ और दे रखा था, ये 5000 था, ठीक है। ये भैया 5000 कर लीजिएगा, हमने 500 लिख दिया गलती से, तो ये 5000 कर लीजिएगा, 5000, ठीक है। 5000 यहाँ एक 0 और बढ़ा लो, 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, काट दीजिए जो कट रहा है।
अब हमारे पास बचा कितना है वो लिख लेते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है कि 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये बचा है। अब सभी को गुणा करा लो। 11 गिरहियाँ 121, सभी को पता होगा 121, और गुणे फिर 11 कर लो। तो 11 जब अच्छा इसे 55 डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55, 55 से गुणा कर लो डायरेक्ट। 5 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 के 5 1 6, और इसका गुणा करेंगे तो 5 0 6 होगा। फिर आएगा 5 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 6 6 6 5 5 6 6 5 5, ये हमारा इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो जो मिश्र धन आया है वो कितना आया है? 6655 रुपया आया है। अच्छा, यहीं पर अगर पूछा होता बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा होता, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कह दिया निकालने के लिए ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया निकालने के लिए तो क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूल धन ये हो जाता। ठीक है, ये भैया फार्मूला याद कर लो सब लोग। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूल धन। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन यहाँ पर भी निकाले हो, कितना निकाले हो? 6655, और मूल धन कितना था? 5000 था। तो कर लीजिए यहाँ पर माइनस 5000, और इसको जब घटाएंगे 6655 में से 5000 तो आएगा 1655 रुपया, ये हमारा ब्याज मिल जाएगा। तो अगर ये ब्याज कहा होता तो, लेकिन यहाँ पर आंसर यही आपका बन जाएगा 6655 ही आंसर होगा। चलिए अगला 11 है। कह रहा है कि यदि 2.5 अनुपात x समानुपात, ये देखिए हमारे पास जो निशान लिया है 4 बार बिंदी रख के ना, ये समानुपात निशान है। 2.5 समानुपात अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5 हो तो x का मान बताओ। अच्छा, इस कंडीशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि दूर वाले के दूर पास गुणा कर दीजिए, और नज़दीक वाले का नज़दीक पास, इसके बाद बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो पहले देखो दोनों नज़दीक में है, नज़दीक में गुणा कर लो, ये दोनों दूर में है तो दूर में गुणा कर लो, इसके बाद बराबर कर लो, एक एक का गुणा करके। चलिए हम पहले नज़दीक वाले गुणा कर लेते हैं। तो x में 2.5 से गुणा करेंगे तो 1.25 से जब x में गुणा करेंगे तो 1.25x बन जाएगा बराबर। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे 2.5 में 2.5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2.5 गुणे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा? 1.25, x बराबर 25 25 625, तो 6.25 होगा, 6.25। ठीक है, दोनों अंक बाद दो अंक बाद दशमलव है, दो अंक बाद दशमलव है, दशमलव तुरंत हटा दो। अगर बराबर स्थान पे दशमलव है हटा दीजिए तुरंत, तो x बराबर कितना मिलेगा? 125x बराबर 625। तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये गुणे में है, इसके नीचे आएगा भाग बनेगा, तो हो जाएगा 625/125। ठीक है, तो x बराबर कितना बार जाएगा बताओ जल्दी से, 5 से काट दो। अगर 25 से, ठीक है, 25 पचसहियाँ, 25 पचसहियाँ, ठीक है, 25 पचसहियाँ 625, 25 पचसहियाँ 625 होता है, 25 पचसहियाँ 625। ठीक है, और 25 चौका 100 और 125। ठीक है, इसके मतलब आएगा 25। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ये देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहा है कि ये हमारे पास कोण ADC 140 अंश, तो कोण BAD का मान बताओ। BAD का मान बताना है। इसमें किसका मान बोला है? BAD कहाँ है? B यहाँ है, A यहाँ है और D यहाँ है। इसका पूरे का मान बताना है। BAD इस पूरे कोण का मान बताना है, ये पूरा कोण कितना होगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर BAD की मान बताना है। BAC यहाँ पर देखेंगे कि BAC है, ये गलत हो गया। BAC की पूछा है। BAC का मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना, इतना ही सिर्फ पूछा है। ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, BAC कितना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर पहले तो ये देख लेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
तो चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है कि इनके सम्मुख कोणों का योग, मतलब आमने सामने के अगर कोण को जोड़ दें तो 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यहाँ लिख देते हैं कि चक्रीय, पहले तो ये जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश होता है। तो अगर ये देखिए, अगर ये 140 है तो इस दोनों का देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सामने के कोण हैं, इन दोनों को जोड़ लो। तो अगर इनको जोड़ो तो ADC मिलेगा, कोण ADC और प्लस कोण ये वाला नाम लिखो ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। हमने कहा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 अंश के बराबर होते हैं। इसकी वैल्यू हमको दे रखा है 140, यहाँ लिखेंगे 140, कोण ABC बराबर 180। तो कोण ABC कितना होगा, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 140 बराबर 60 अंश आया। तो ये जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, 60 अंश है, मतलब ये वाला कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब एक चीज़ आगे और एक चीज़ जानेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये जानेंगे कि अगर अर्धवृत्त पर त्रिभुज बना है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये समझे, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये परिधि है, तो ये आधा बन गया, आधा इधर है और आधा इधर है। तो इस पे चाहे जहाँ कोण बनाओ, इस परिधि के द्वारा चाहे जहाँ कोण बनाओ, चाहे जहाँ त्रिभुज बनाओ, वो त्रिभुज समकोण कहलाएगा और परिधि का कोण ये हमेशा 90 का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ACB। तो कोण ACB बराबर कितना मिला हमको, 90 अंश मिला। तो ये भी यहाँ पर हमको कोण पता हो गया। तो पूछ रहा है इसका, किसका, BAC का पूछ रहा है। तो कोण BAC निकाल लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश कर लीजिए, ठीक है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोणों की 180 अंश होता है, तो जोड़ लीजिए। पहले तो हम जोड़ेंगे किसको, पहले इसका नाम लिख दीजिए 60, पहले तो 60 कर लो, ठीक है, 60 वाला जुड़ गया, प्लस 90 वाला जोड़ लीजिए और प्लस में इसका नाम लिख लीजिए कोण BAC बराबर कितना, 180 अंश। हमने क्या कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 60 को जोड़ो, इसका नाम लिख लो, इसके पास कोण नहीं है, 90 जोड़ लो, कितना हो गया 180। इसी की वैल्यू निकालना है। तो कोण BAC की मान कितना होगा, 180 है और 90 60 को जोड़कर उधर ले जाओ, माइनस कर दो, ठीक है ना। जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस ये इधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा और घटा देंगे कितना आ जाएगा, 30 अंश। इसका मतलब ये कितना आएगा, 30 अंश आएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। ये क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थी के भार किलोग्राम में दिया गया है, इसके भार का समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य, ये हमारे पास भार है, ये बारंबारता है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये हमारे पास भार है जिसे हम बोलेंगे x, इसे हम बोलते हैं, इस वाले कॉलम को x बोलते हैं, इस वाले कॉलम को f बोलते हैं, जिसे कहते हैं बारंबारता, ठीक है। अब पहले हम गुणा कराएंगे x को f से, मतलब f गुणे x निकालेंगे। तो 4 चौक 16 कितना होगा, 160 और 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 आएगा और 12 चौक 48 होता है ना, 12 चौक 48 और 2 कितना होगा, 48 2 50, 504 होगा। 18 3 54 के 4 हासिल 5, ठीक है ना। 18 चौक 72 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 77, ठीक, ये हो गया। और ये हो जाएगा 440, ये 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना होता है, 27, ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे योग, किसका योग निकालेंगे, पहले तो हम योग निकालेंगे FI का, FX का, ठीक है, F का निकालेंगे। ये सिग्मा हमने लगाया है, मतलब सभी का योग सिग्मा कहलाता है। तो सभी को जोड़ लो, 8 2 10 4 14 6 20 के शून्य हासिल 2 और 2 2 4 ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 5 50 हो जाएगा। इसको जोड़िए,
4 4 8 8 होगा, 7 4 11, 7 4 11। अच्छा ये कर लीजिए, 7 7 14 4 18, ठीक है 18 18 6 24, 24 के 4 हासिल 2 आएगा, 2 4 2 6, ठीक है 6 और 6 और 7 13, 13 और 13 और 5 18, 18 18 और 1 19, 20 21, कितना आएगा 21 48, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा गलत हो। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, एफ गुणे एक्स और बटे सिग्मा एफ एक्स मतलब होता है जो हमने गुणा किया योग लिखा है, कितना है 21 48 बटे एफ एक्स कितना है 50 है, ठीक है। अब भाग करा दो 50 से, जब इसको भाग कराएंगे तो आएगा 42.96, ये हमारे क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 और 15। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा उसकी लंबाई, ठीक है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो जीवा है वृत्त की, जीवा की लंबाई त्रिज्या के क्या है बराबर है। जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण क्या होगा ये हमको बताना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लघु वृत्तखंड होता क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि लघु वृत्तखंड क्या है। तो हमने मान लिया एक वृत्त बना दिया, ये है हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब देखिए वृत्त का एक केंद्र होता है, ये केंद्र हो गया, इसका नाम हमने ओ रख दिया, ठीक है। केंद्र ये ओ हो गया, एक जीवा हमने खींच दिया, ये जीवा है जिसका नाम ए और बी रख दिया। ए क्या है जीवा है, ए से लेकर बी तक मतलब परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमको रेखाखंड प्राप्त होता है उन्हें हम जीवा कहते हैं। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमको रेखाखंड प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम जीवा बोलते हैं। जैसे एक बिंदु हमने ए ले लिया, दूसरा बिंदु बी ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया जीवा बन गया। कह रहा है कि अब देखो ये वृत्त हमारा दो खंड में बट गया है, एक ये बड़ा वाला है, एक नीचे छोटा वाला है। ये जो नीचे वाला है ये वाला इन्हें कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे वाले वृत्त को लघु वृत्तखंड और ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड है इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि जीवा द्वारा लघुवृत्त पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा लघुवृत्त पर अंतरित कोण क्या होगा ये हमको बताना है। लेकिन इसके पहले क्या बोला है कि जीवा की जो लंबाई है वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। मतलब जितना बड़ा जीवा है उतना बड़ा त्रिज्या भी है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये परिधि है, ये केंद्र है, तो कहीं भी खींच दीजिए परिधि पर केंद्र से दूरी, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। कह रहा है कि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ देखो ये केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, पहले तो ये जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और कह रहा है जीवा त्रिज्या के बराबर है। इसके मतलब तीनों भुजाएं क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि जो जीवा है, ठीक है ना, जो जीवा है वो बराबर है किसके, त्रिज्या के, ठीक है। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है।
कितने अंश का? 60 अंश का होता है। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, सभी 60-60 अंश के बनेंगे। लेकिन कह रहा है कि परिधि पर अंतरित कोण, कहाँ? वृत्तखंड पर अंतरित कोण। तो वृत्तखंड यही तो है, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर एक कोण बना दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोण बना दिया। कह रहा है इस कोण का माप बताओ, ये कितना कोण बनेगा। इसको मान लेते हैं ABC, ठीक है ना, ये हो गया। इस कोण का माप पूछा है, इस कोण का माप क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस जीवा द्वारा परिधि पर एक कोण बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले अगर इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, थोड़ा हम काम के लिए बना दे रहे हैं, बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यही वाला कोण हमको बताना है, ACB की वैल्यू बताना है। कोण ACB, इसी की मान हमको बताना है, यही वैल्यू हमको बताना है, ये कोण कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई मान लीजिए वृत्त है, ये हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई वृत्त है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, ये जीवा है और ये यहाँ से कोण बना रहा है, ठीक है, ये कोण। और अगर पूछा कि बताइए यहाँ का कोण क्या होगा, जो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ का कोण क्या होगा, ये जो कोण है ना इसी का आधा ये इसके बराबर होता है। ये जो कोण होगा ये बृहद कोण है, ये बाहर का कोण है, ये इसी कोण के क्या होता है? बराबर होता है, आधे के बराबर होता है। इसका आधा करेंगे तो ये इसके मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बृहद कोण है, ये वाला बृहद कोण, ये वाला जो बृहद कोण है इसी का आधा करेंगे तो कोण C की वैल्यू आ जाएगा। इसके मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण ACB ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आधा, किसके आधा के? बृहद कोण, ठीक है ना, बृहद कोण कौन? AOB के, AOB के क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 और बृहद कोण कितना है पहले ये निकालेंगे। बृहद कोण देखिए पूरा कोण कितना होता है? पूरा का होगा 360 होता है। जब 360 में से 60 को निकाल दोगे तो बृहद कोण तो बचेगा। तो बृहद कोण कैसे निकलेगा? 360 में से 60 को घटाने पर। अभी देखो ये पूरा कोण कितना होगा? जब पूरे में से घटाओगे 60 को हटाओगे तो पूरा कोण क्या बनता है? ये पूरा कोण क्या कहलाता है? 360 कहलाता है। और 60 को निकाल दो तो ये इतना कोण बच जाएगा। तो 360 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/2 गुणे ये 360 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 300 और 300 हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 150। 150 अंश ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? ये जो कोण आएगा वो कितना आएगा? 150 अंश आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये सरल करना है। यहाँ से देखेंगे कि पहला सवाल है 2 की घात पावर -2 है, माइनस फिर मझला ब्रैकेट -2 की घात -3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद। ये पहला सवाल है। ये दूसरा। तो आइए सबसे पहले पहला ही सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल ये हमारे पास है। देखिए क्या क्या है? 2 की घात -2 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस 2 की घात -3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 ब्रैकेट बंद और मझला ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि सबके घात पे -2 लगा है। ठीक है, अगर कोई संख्या मान लीजिए इस प्रकार से a की घात -m, ठीक है, a की घात -m है तो ये होता है 1/a की पावर m। ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर ये इस प्रकार का है a की घात -m है तो 1/a की घात m बन जाएगा। तो इसको हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 2 की घात -2 है तो हो जाएगा 1/2 की घात 2, फिर माइनस लगाओ फिर मझला ब्रैकेट। ये भी हमारे पास हो जाएगा a की पावर 1 मतलब 1/2 की घात 3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट ये हो जाएगा -1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2 ब्रैकेट बंद और ये मझला ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार से जो था हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया है बराबर।
अब a की पावर देखिए 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 होगा, माइनस 1 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा, माइनस और 3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक, मध्य ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से 1 बटे 4 माइनस, फिर यहाँ से क्या करेंगे माइनस 1 बटे 8, पहले तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए आप तो चाहे त्रियक गुणा कर लीजिए या फिर हम एलसीएम निकाल कर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रियक गुणा कर लो, आसान पड़ेगा। 9 को गुणा 1 में तो 9 1 के 9, और 4 गुणा 1 में तो 4 1 के 4, और हर में हर का गुणा 9 चौक 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही से करिएगा ताकि सही आ जाए। ये हो जाएगा बराबर 1 बटे 4 माइनस मध्य ब्रैकेट माइनस 1 बटे 8 माइनस, ये देखो दोनों माइनस में हैं, जब दोनों चिन्ह सेम रहते हैं तो जुड़ जाते हैं और जिसका चिन्ह रहता है वही लगा देते हैं। 9 और 4 दोनों सेम चिन्ह हैं माइनस माइनस में, तो 9 4 13, तो ये हो जाएगा माइनस 13 बटे 36, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 माइनस मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस 1 बटे 8 लिखेंगे। फिर अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, तो प्लस 13 बटे 36 बन जाएगा, प्लस 13 बटे 36 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 बटे 4 माइनस मझला ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसका वही काम करेंगे, त्रियक गुणा कर लो, 36 गुणा 1 में तो माइनस 36, और 8 को गुणा 13 में तो 13 8 96 होता है, और ये प्लस में रहेगा बटे, और यहाँ गुणा कर लेंगे 36 और 8 का, तो 8 गुणे 36 होगा, ठीक है, 8 गुणे 36, इस प्रकार से कर लीजिए बराबर 1 बटे 4। यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन त्रियक गुणा करेंगे थोड़ा आसान रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 96 से 36 को घटा दियो, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो 6 में से 6 गया 0 आ गया, 6 में से 6 गया 0 आ गया, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 3 9 60 आ गया, तो होगा 8 गुणे 36, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बटे 4 और माइनस में 60 बटे 8 गुणे 36 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ कट रहा है 6 से, 6 दहा में 60 होता है और 6 छक 36 होता है ना, ये 6 दहा में 60 और 6 छक 36, ये भी कट गया। और काटना चाहते हैं तो और काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब हमारे पास आया कितना 1 बटे 4 और माइनस 5 बटे 8 त्रिक 24 आ गया। और यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 24 1 के 24 कर दीजिए त्रियक गुणा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बटे 24 गुणे 4 कर लीजिए, 24 गुणे 4, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए 24 में से 20 को घटा दीजिए तो आएगा 4 बटे, ये 24 गुणे 4 है, लिखेंगे 24 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आया 1 बटे 24, कितना आया 1 बटे 24 आया। ये हमारा क्या होगा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से ये पूरा कैलकुलेशन सही है, बाकी आप सब एक बार रिपीट करेंगे तो कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक पाते हैं तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको अब मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका 15 का 15 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, यहाँ से दूसरा देखेंगे, दूसरे का सलूशन, ठीक है, दूसरे का सलूशन देखेंगे। यहाँ से दूसरे का सलूशन क्या है, 2 की घात 5 गुणे 18 की घात -2 और भाग में लगा है 2 की घात -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार कर लीजिए ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार 5 बार,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 64 गुणे, ये 18 की पावर -2 है, तो जो हमने बताया तो ये हो जाएगा 1/18 की पावर 2, ठीक है, 18 की पावर 2 हो जाएगा। और ये भाग, इसको भी सॉल्व करेंगे, 1/2 की घात 3 बन जाएगा। आगे ये हो जाएगा 64 गुणे 1/18, ठीक है, 18 गुणे 18 कर दीजिए, ठीक है, 18 गुणे 18 कर दो, क्योंकि 18 की घात 2 लगा है, तो 18 गुणे 18। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, भाग लगाएंगे 1/2 की घात 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा से आगे। अच्छा ये 64 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 64 गुणे 1/18 गुणे 18, और ये देखिए भाग है, ठीक है, ये भाग है। भाग को जब गुणा बनाते हैं तो अंश वाला हर में जाता है और हर वाला अंश में आता है, तो ये अंश है, ये हर है, अंश में जाएगा, और ये अंश है तो हर में आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणे के निशान लग जाएगा, गुणा 8/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए अंश अंश से गुणा कर लीजिए, तो 64 गुणे 8 होगा और बटे 18 गुणे 18 होगा। अब जो कट रहा है काट दीजिए, बाकी आंसर मिल गया है। तो अगर इसको हम काटें, चलिए 4 से 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 9 18 हो जाए, 2 दूनी 4 और 2 9 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अब तो नहीं कटने वाला है, गुणा कर लो, 2 चौक 8 होता है और 6 दूनी 12 और 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो और भी काट सकते हैं, बाकी तो हमने यहाँ पर सही लगाया है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप उसको एक बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चौका 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। ये 18 की पावर 1/18 की घात हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन में जो गलतियाँ होगी उसको देख लीजिएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न संख्या 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या है, कह रहा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 15,625 रुपया है। यदि इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटाता है तो 3 वर्ष बाद इसकी मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, ये हमको बताना है। अच्छा यहाँ पर मूल्य हमको दिया है, मतलब टेलीविज़न का मूल्य जो दिया है, टेलीविज़न का मूल्य कितना है 15,625 रुपया अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट हमको दिया है, अमाउंट मतलब ए की वैल्यू दिया है 15,625, ये अमाउंट है। इसके बाद कह रहा है इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, मतलब ये दर है, रेट, आर फॉर रेट होता है, ठीक है। रेट मतलब दर कितना है 8% के हिसाब से ये घटता है। कब, कितना वर्ष करा, 3 वर्ष बाद, मतलब समय, टाइम, टी बराबर दिया है 3 वर्ष, 3 ईयर, कितना वर्ष 3 ईयर दिया है। अब कह रहा है कि इसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, तो निकाल लीजिए P बराबर A प्लस A, ब्रैकेट में क्या होता है कि 1 माइनस R/100 की पावर T, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके द्वारा हम इसका जो है मूल्य निकाल सकते हैं, कितना गिरावट आएगा। चलिए तो निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये 15,625 है, ये हमारे पास प्राइज दिया है, ठीक है ना। अमाउंट को हमको निकालना है A, ठीक है। A बराबर P 1 माइनस R/100 की पावर T, ये हमारा फाइनल जो है फार्मूला बनेगा। तो A बराबर P की वैल्यू कितना है 15,625, 1 प्लस R कितना है 8 है, 100 रखेंगे, और पावर T समय कितना है 3 है, तो 3 कर लीजिए। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 15,625, यहाँ गुणे के निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसको और काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 का भाग 4 10 100 में कर लीजिए,
तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, ठीक है। या 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8 होता है, और 4 पचसैया 25 चौका 100, कितना आएगा 25 आएगा। तो ये हो जाएगा 2/25 की पावर कितना यहाँ पर आएगा 3। यहाँ से देख लेते हैं, A बराबर 15,625 गुणे ये हो जाएगा 25 के 25 2 27, 27/25 की घात 3 होगा। तो A बराबर हो जाएगा 15,625 गुणे ये हमारे पास हो जाएगा 27/25। देखिए इसका घात 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 27/25 गुणे 27/25। तो A बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, पहले तो एक बार 25 से काट दीजिए इसको, 25 से काटिए इसको। तो 25 से अगर हम इसको काटें तो देखो 25 से कटेगा कि नहीं, इसको 25 से काट दो, 25 दूनी 50 तिया 75 चौका 60 और 5 75, ठीक है ना, 175। 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 मतलब 6 बार जाएगा। 25 छक्का 150 हो गया, इसमें बचा 6 और 25 दूनी 50, 25 दूना 50, इसमें बचा कितना 12, 125, 125 और 25 छक्का 125, 25 चौका 100, 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पंचे 125, हाँ सही है, 625 आएगा, है कि नहीं। और देखो 25 पचसैया 625 है ना, 25 पचसैया 625, तो हमारे पास बचा कितना 27 गुणे 27 गुणे 27, ठीक है। अब यही हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 19,683, 19,683 ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा 19,683 रुपया, 19,683 रुपया आ जाएगा। कह रहा है कि कितना गिरावट आएगा, तो गिरावट निकाल लीजिए कितना, 19,683 में से 15,683 घटा दीजिए, तो 19,683 में से 15,625 रुपया घटा दो, तो ये हमारे पास गिरावट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे, 8 5 13, ठीक है ना, 8 5 13 8 आएगा। यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गया तो 5 2 7 5 आएगा। यहाँ कितना बचा 6, यहाँ 6 में से 6 गया 0 और 5 में से ये आएगा 4, कितना 4,058 रुपया ये हमारे पास गिरावट आ जाएगा। आंसर होगा 4,058 रुपया। घटा के देख लीजिए, 13 में से 5 गया 8 5 13 8 होता है, 7 होगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा, यहाँ कितना 6 में से, और ये है सही है, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 16। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ये देखिए, कह रहा है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इनमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 75, 15 और 5 सेंटीमीटर का घनाभ दिया है, 15, 3, 1 सेंटीमीटर का कितने गुटके काटा जा सकता है ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो, जैसे समझिए, चित्र के द्वारा एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई घनाभ है, ये बड़ा घनाभ है, ये हमारे पास कोई बड़ा घनाभ है, इस प्रकार से कोई बड़ा घनाभ है। कह रहा है कि इसमें से इसकी जो लंबाई है, L फॉर लंबाई, B फॉर बोर्थ माने चौड़ाई, H फॉर हाइट मीन्स ऊंचाई। तो लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। इस घनाभ का आयतन कह रहा है ये लोहे का बना है कि इसको काटने, इसमें से छोटे छोटे गुटके काटने हैं, और गुटके की साइज हमको दे रखा है, कितना दिया है 15, 3 और 1 सेंटीमीटर। अब इसके आयतन में से ही काटा जा सकता है। इसके मतलब अगर इस घनाभ में, इस घनाभ के आयतन में ये छोटे वाला जो गुटका है, इसके आयतन से अगर हम भाग कर दें तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक घनाभ है, इसी में हम भाग कर दें, जो हमारे पास छोटा घनाभ दिया है उसके आयतन से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
इसके बारे में लंबाई चौड़ाई, ये देखो ये एल है, ये इसको L1 L2 B1 और H1 मतलब L1 B1 H1 मान लीजिए, इसको L2 B2 और H2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या क्या माप दिया है, 15 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, कितना 15 3 और 1, तो 15 3 और 1 दिया है, तो लिख लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई H1 H2 ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। अगर हम बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग करा दे तो कितने टुकड़े बनेंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो गुटकों की संख्या लिखेंगे, गुटकों की संख्या, गुटकों की संख्या क्या मिलेगा, बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन, सॉरी भागे छोटे घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे बड़े घनाभ का आयतन और बटे कर देंगे छोटे घनाभ का आयतन, छोटे घनाभ का आयतन, ठीक है, ऐसे भाग कर लो। तो आयतन देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। इसका हमने माना है L1 H1 और B1 माना है, तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ भी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो भी यहाँ पर हम मान रखेंगे। अब इसका L1 कितना है 75 गुणे 15 है गुणे 5 है, L1 B1 H1 यहाँ मान हो गया बटे ये L1 L2 B2 H1 कितना है 15 है गुणे 3 है गुणे 1 है, भाग करा दीजिए, बस हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से काट दीजिए इसे, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो हमारे पास नीचे जो 1 बचा है, 1 से भाग कराएंगे वही आएगा, ऊपर बचा है 15 गुणे 5, तो 25 के 5 25 पंचे 125 कितना होगा 25 पंचे 125, तो 125 टुकड़े बनेंगे, जो कि हमारा यही क्या होगा आंसर होगा 125 टुकड़े, 25 चौका 100 25 पंचे 125 टुकड़े बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को भागी करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। तो अगला प्रश्न है 18, ये इसमें देखिए कह रहा है कि 15s4 प्लस 3s2 माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास है 15s4 और प्लस 3s2 और माइनस 18 है, इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से कुछ अगर कॉमन निकले तो कॉमन निकालें। देखो 3 तो कॉमन शायद निकल जाए, 3 अगर निकालना चाहें, देखो 3 कॉमन निकालना चाहें तो 3 पचे 15 होगा, 5x4 बनेगा, ठीक है। 15 से 3 गुणे के रूप में निकाल लीजिए, तो 3 पचे 15 और यहाँ से पूरा 3 निकल गया तो x2 बनेगा, और यहाँ 18 से जब 3 निकालेंगे तो 3 छक 18 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसका हम कराएंगे गुणनखंड, देखिए कैसे, हमारे पास जो x4 है इसका गुणांक 5 है और इसका गुणांक 5 है और अचर पद कितना है 6, तो 5 गुणा 6 में करा दीजिए तो आएगा 30। अब 30 का गुणनखंड करो, मतलब 2 ऐसा अंक अपने दिमाग में लीजिए ताकि दोनों को गुणा कर दें 30 आ जाए और दोनों को घटा दें कितना आ जाए, x² का गुणांक यहाँ 1 है, 1 आ जाए, तो कहोगे वह संख्या 5 और 6 है, ठीक है। हम कह दें वह संख्या 5 गुणे 6 है, ठीक है, 5 गुणे 6 है। अगर हम 6 में से 5 को घटा दें, 6 में से 5 को घटा दें कितना आएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या लिख दें, 6 गुणे 5 30, 6 पंचे 30 और 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ लिखो 5x4 और प्लस में इसके स्थान पे 6 - 5 लिख दो, 6 - 5 1 के स्थान पे, यहाँ 1 है ना, 1 माना जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस 6 यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3 बड़ा ब्रैकेट 5x4 प्लस x गुणा 6 में और 5 में गुणा कर रहा हूँ, 6x2 माइनस 5x2 और माइनस 6। अब 2 का जोड़ा बना लो, देखो यहाँ 2 का कॉमन मिलेगा और यहाँ 2 का, तो 2 का जब जोड़ा बनाओगे तो 3 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ x² इसमें भी x²,
तो एक्स स्क्वायर हम निकाल ले रहे हैं कॉमन, इसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो 5x2 बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 तो निकल गया, और यहाँ से x घात पूरा 2 निकल गया है तो बचेगा 6, और माइनस इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो जब कुछ कॉमन न दिखे तो एक एक कॉमन निकाला जाता है, एक इसमें से एक इसमें से, तो एक निकलेगा तो सब वही के वही बच जाएंगे, 5x2, लेकिन यहाँ माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, +6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास जो इसका गुणनखंड आएगा यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3, एक तो ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएंगे 5x2 + 6, और एक ब्रैकेट में आएगा x² - 1, तो ये हमारे पास गुणनखंड आएगा। सही आंसर हमारा यही होगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा ये क्लियर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन इस थर्ड सेमेस्टर 2020 के चतुर्थ पेपर गणित से। तो हमने यहाँ पर जो 18 क्वेश्चन बताए हैं कुल मिलाकर जो है जहाँ तक हो सकता था हमने उसको क्लियर बता दिया है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, रिपीट करके। अगर आप किसी और वर्ष का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहते हैं तो कमेंट में आप बता दीजिए, हम उसको सॉल्व करा के यूट्यूब पर डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास यह कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।